9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन। जी हाँ, इतिहास बिना इसके पढ़े अधूरा है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आज उसी काकोरी की धरती से एक लड़का शुभम वर्मा निकला है और सितारे की तरह चमक उठा है उस धरती पर। और उसने एक प्रतिष्ठित परीक्षा, जिसको समीक्षा अधिकारी की परीक्षा कहते हैं, उसे क्वालिफाई किया है और रेवेन्यू बोर्ड के लिए समीक्षा अधिकारी पद पर चयनित हुआ है। आज शुभम हमारे साथ हैं और शुभम से कुछ बातचीत अभी हम पहले से कर रहे थे। तो एक शेर मुझे लगा कि ये फिट बैठता है, कहना चाहिए कि इश्क को बेनकाब होना था। अब यहाँ आप इश्क पे मत अटक जाइएगा, आखिरी लाइन इनके लिए है, पहली लाइन तो वो भूमिका बनाने के लिए है। इश्क को बेनकाब होना था, आप अपना जवाब होना था। इश्क को बेनकाब होना था, आप अपना जवाब होना था। हमने नाकामियों को ढूंढ लिया, हमने नाकामियों को ढूंढ लिया, आखिरश कामयाब होना था। ज़िंदगी में जिसने नाकामियों को ढूंढ लिया वह कामयाब हो ही जाता है। और ये 2 लाइनें इनको क्यों डेडिकेटेड हैं, इस इंटरव्यू से आपको पता चलेगा। तो शुभम, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप स्वतः अपना परिचय दें, आपका नाम, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, आपके घर परिवार के बारे में, और फिर आपकी हम पढ़ाई की जर्नी पर बात करेंगे। सर, मेरा नाम शुभम वर्मा है। मैं काकोरी कस्बे का निवासी हूँ और मेरी स्कूलिंग 10th क्लास मैंने राम प्रसाद बिस्मिल मेमोरियल पब्लिक स्कूल से करी हुई है। उसके बाद मैंने अपना इंटर केंद्रीय विद्यालय IIM से किया हुआ है। उसके बाद मैंने अपना स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया हुआ है। उसके बाद जो है मैंने अपना मास्टर्स परा स्नातक जो है 2022 में कंप्लीट किया है इलाहाबाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और मेरी माताजी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं और पिताजी सरकारी अध्यापक हैं। अच्छा, एक बड़ी गजब बात इन्होंने अभी बताई, पिताजी सरकारी अध्यापक है, इस पर इन्होंने बताया। तो अभी सरकारी अध्यापकों के लिए एक फरमान आया है कि वह टेट या सीटेट जरूर क्वालिफाई करें। तो इन्होंने बताया कि हम भी पढ़ाई करते, तो पिताजी से हम भी बैठ के हिंदी चर्चा कर लिया करते। जी सर। तो तो पिताजी की तैयारी का भी थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए हाँ उनके। सर, तो हुआ ये था कि मैं आरओ का पढ़ ही रहा था और मेंस वगैरह हो ही गया था सारी चीज़ें। तो पिताजी ने पूछा कि भाई हिंदी की तैयारी कहाँ से करें। तो मैंने कहा हिंदी के लिए आपको जाना कहीं है ही नहीं, अच्छा। हमारे गुरुजी हैं बोलते हैं परीक्षा कहीं की हिंदी यहीं की। तो फिर यहीं पे आप आइए। तो फिर पापा ने क्लासेस देखी, फिर साथ में बैठ के दोनों लोग चर्चाएं करते थे अरे हिंदी वाह। पे। तो और अच्छी बात यह है कि दोनों में हो गया है। अच्छा, हाँ मतलब पिताजी भी जी जी, सीटेट। हाँ हाँ, अच्छा, उनका भी हो गया है सीटेट। ये बेहतरीन खबर है कि पिताजी भी सीटेट की वो झंझट से मुक्त हो गए। जी अब हाईकोर्ट फैसला दे ना दे, हमारी बल्ला से हैं, वी आर क्वालिफाइड। वही, पिताजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो शुभम बाबू का इंटरव्यू देख रहे हैं। और आपको शुभकामनाएं कि आपने इस डेडिकेशन के साथ सीटेट परीक्षा भी क्वालिफाई कर ली। शुभम, आपने अपनी पढ़ाई की जर्नी के बारे में बताया। मैं आपकी उस जर्नी से शुरू करना चाहता हूं जब आपके मन में सिविल सर्विसेज का ख्याल आया, और आपने तैयारी कहाँ से कैसे शुरू की, इन सब के बारे में, और सबसे पहले किस चीज़ की तैयारी शुरू की, और वर्तमान में आरओ के चयन तक की पूरी बात। जी सर। सर, सिविल सर्विसेज में जाना है ये तो मतलब 9th और 10th में थे तभी से हो गया था, क्योंकि पेरेंट्स वगैरह कहते थे कि एक बड़े पोस्ट पे जाना है, बड़ा व्यक्ति बनना है। तो फिर मध्यम स्तर के परिवारों के पास यही रहता है कि सरकारी नौकरी में जाया जाए। तो फिर ये हुआ कि भाई सिविल सर्विसेज सबसे बड़ी परीक्षा है। हमारे एक बाबा जी हैं, वो सचिवालय में थे, तो कई बार गाइड भी करते थे कि भाई सिविल सर्विसेज में आप जाइए। तो फिर ये हुआ कि कैसे करें क्या करें। तो फिर उसके लिए इलाहाबाद में गया था ग्रेजुएशन के लिए, उसी के लिए कि भाई वहाँ जाएंगे माहौल मिलेगा। तो फिर वहाँ गए और फिर ग्रेजुएशन हो गया। हालांकि ये था कि क्योंकि उसमें डेट 21 की उम्र चाहिए होती है, तो मेरी 21 की एज जो हो रही थी वो 2022 में कंप्लीट हो रही थी, जो यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो फिर ये हुआ कि क्या किया जाए। तो फिर मैंने मास्टर्स भी कर लिया। उसके बाद मैंने जो है यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट देना शुरू किया। तो 23 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स हो नहीं पाया। फिर 24 में भी मैंने दिया, उसमें भी नहीं हो पाए। तो फिर मुझे लगा कि कुछ और भी करते हैं। तो फिर मैंने पीसीएस का भी देखना शुरू कर दिया, आरओ का भी देखना शुरू कर दिया। आरओ का तो मैंने ऐसे ही भर दिया था कि चलो देखते हैं क्या होगा, क्योंकि हिंदी मेरी ख़राब थी। मतलब हिंदी ऐसी ख़राब थी कि प्रमाणिक और प्रमाणिकता कुछ ऐसा कोई कर दे तो मैं नहीं लिख पाऊंगा ढंग से। हाँ, तो पापा को थोड़ा सा आइडिया था हिंदी खराब है। बट मैंने कहा चलो जीएस देखते हैं, क्योंकि मार्च में जब 2 फेब को होना था आरओ का पेपर प्री, और फिर मार्च में ये था कि होना है पीसीएस का। तो मैं जीएस तो पढ़ ही रहा था
पीसीएस के लिए। तो मुझे लगा जीएस को टेस्ट कराते हैं, तो मैं सिर्फ जीएस को टेस्ट करने गया था। और उससे पहले मैं हिंदी ना मैंने पीवाईक्यू देखे क्या था, मैंने कुछ नहीं देखा था। फिर मैं जीएस का जो है चेक करने गया, तो वहाँ जीएस तो हो गया 85 के आसपास कुछ बने, लेकिन हिंदी में मामला बहुत ख़राब था। नेट 21 सही हुए थे सर ये। हाँ, तो फिर पापा ने बोला कि भाई तुम्हारा हिंदी तो बड़ा ख़राब है, तो तुम बाकी पीसीएस वगैरह ही देखो। लेकिन फिर पीसीएस में दिक्कत ये थी कि उसमें भी एक हिंदी का पर्चा था। तो फिर ये हुआ कि कहाँ से देखा जाए हिंदी। तो फिर एक मित्र थे हमारे आशुतोष जी, तो उन्होंने बताया आपके बारे में कि अमरनाथ सर जो हैं वो पढ़ाते हैं और बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। तो हमने कहा यार एक सेकंड, हाँ देखो कितने अच्छे मित्र हैं जो बता देते हैं कि मास्टर साहब पढ़ाते हैं, और हम देखने वालों में से बहुतों जानते हैं जो पुड़िया बनाए हमको धरे हो, दूसरे को बताते नहीं हो, ठीक नहीं है। अच्छे मित्र बनिए, दूसरों को बताइए। आज अपने मित्र के बारे में। हाँ सर, तो उन्होंने जब बताया तो मैंने फिर मेरा मेंस लगा हुआ था पीसीएस का, तो मेरा हिंदी में थोड़ा ठीक चल रहा था। कैमरा फेस करके बात हाँ हाँ, ठीक है सर। तो मेरा हिंदी ठीक चल रही थी, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। वर्तनी वगैरह गलत हो रही थी कई बार, और कई बार उपसर्ग मान लीजिए 4 सही हो गए, कई बार 5 हो गए, कई बार 2 हो रहे हैं। तो मतलब कुछ समझ में आता कि गलती हो कहाँ रही है। तो फिर वर्तनी के लिए मैंने देखा कि जो है सर की, चलो देखते, एक नाम बताया था, कई दिनों बाद मैंने वो चीज़ देखी आपका कि चलो देखते हैं सर ने कैसा पढ़ाया है। तो मैंने अच्छा पहले उससे पीडीएफ मांगी थी कि पीडीएफ भेजो, मैं देखूं तो कैसा जो है, क्या है कंटेंट है क्या है। तो उसने कहा सर पीडीएफ नहीं देते हैं। तो मैंने कहा पीडीएफ नहीं देते हैं तो फिर कैसे होगा। तो कहा उन्होंने क्लास ही कराएंगे, क्लास कर लोगे उसमें ही आ जाएगा। तुमने कहा चलो देखते हैं। तो फिर मैंने अपने मेंस के जो है कुछ 1 हफ्ते पहले मैंने हिंदी जो है थोड़ा सा देखी थी, उसमें वर्तनी देखी, और उसका परिणाम ये हुआ कि जब मुख्य परीक्षा में लिख के आया तो हिंदी के 5 जो वर्तनियाँ थी 5 सही, और वाक्य भी 3 सही है, और जो गलत हुए वो भी शायद इसलिए गलत हो गए मैंने अपना ज़्यादा दिमाग लगा दिया था। तो ये हुआ। फिर मुझे लगा कि अगर ये हो सकता है कि 1-2 क्लास में, तो आरओ भी हो सकता है कुछ, क्योंकि पेपर लीक हो गया, अब पेपर फिर से होना। तो फिर 27 दिन बाद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 29 जुलाई को होना था। 2 को मेरा मेंस ख़त्म हुआ। हाँ, तो फिर 20-25 दिन मैंने सोचा क्या करें। तो फिर उससे बात हुई उसी मित्र से, तो उसने बोला सर एक सीरीज़ चला रहे हैं विहंगावलोकन, तो वो देख लो। तो मैंने देखी, तो फिर पहली क्लास देखी तो मुझे बढ़िया लगा। मुझे लगा अरे ये तो मैंने इस तरह पढ़ी नहीं कभी हिंदी। और सर ने ये भी बोला कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा अगर ये है तो फिर 3 घंटे की एक टॉपिक हो जा रहा, 18 घंटे में यानी हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म। और मुझे सर ये था कि अगर मुझे 40-45 भी मिल जाएँ तो काम हो जाएगा, 130 के आसपास आ जाएगा तो हो जाना चाहिए, क्योंकि जो है कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर थी। तो फिर मैंने देखी, और फिर उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे उम्मीद से ज़्यादा सही हो गए, नेट 52 सही हो गए। तो और जीएस मेरी अच्छी थी ही, तो मतलब फिर 140 के अराउंड मेरा प्री में बन गया। तो फिर ये था हो ही जाएगा प्री। तो फिर ये हुआ कि चलो बढ़िया है। लेकिन फिर उसके बाद मेरा जो है पीसीएस प्री फिर से आ गया। ये हुआ कि रिजल्ट अभी पोस्टपोन होगा, तो फिर मैंने कहा चलो इसमें लग जाते हैं। तो 12 अक्टूबर को मेरा प्री था, फिर मैं उसमें लग गया था। अब इस वक्त जो है मुझे पता है कि मेंस हो जाएगा आराम से मुझे लिखने का मौका, लेकिन मैं मेंस की आरओ की तैयारी कर नहीं रहा था, आरओ मेंस की। फिर जब मेरा 12 अक्टूबर को हो गया प्री, हाँ पीसीएस प्री, फिर उसमें भी नंबर अच्छे आ रहे थे, उसमें अराउंड मेरा जो है 100 नेट करेक्ट हो रहा था। तो फिर मुझे लगा हो जाएगा आराम से। फिर ये हुआ क्या करें, रिजल्ट भी डिले हो रहा है, और क्योंकि रिजल्ट डिले होगा मेंस भी मुझे लगा शायद जुलाई तक जाएगा। तो मैंने कहा चलो आरओ देख ही लेते हैं। फिर ये हुआ क्या करें, फिर मुझे लगा हिंदी के लिए कहीं जाना ही नहीं है। सर से जो है फिर मैंने बैच परचेस किया, और फिर मैंने शुरू किया। जैसा जैसा सर ने बताया मैं वैसा कर गया, क्योंकि मुझे ये था कि अपना दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं। एक बार मैंने देख लिया सर की जो है पढ़ाई को, टेस्ट कर लिया है। अगर मेरा जैसा विद्यार्थी सर 21 से 52 में पहुंच जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि अगर आरओ सर नहीं करा पाएंगे तो मेरा आरओ कोई नहीं करा पाएगा। तो मैंने सर का सारी चीज़ें फॉलो करी, मोस्टली जो जो पढ़ाई। जैसे सर ने बोला निबंध में कि भाई आप पहले लिखो, कुछ भी लिखो, अपने बारे में लिखो, कुछ भी लिखो। तो मैंने कहा कि चलो लिखते हैं। शुरू में तो जो है वो भी नहीं हो रहा था, क्योंकि जो है फ्लो नहीं बने। लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे ट्राई किया, और फिर हिंदी में जो सर ने बोला कि भाई आप लिखो, सबसे पहली चीज़ है लिखो, क्योंकि सबसे बड़ी डर जो होता है लिखने का ही होता है। और मेंस में तो लिखना ही है आपको, एस्से है और हिंदी का जो कन्वेंशनल है उसमें लिखना ही पड़ेगा। तो फिर बाकी जो सर ने जो है चीज़ें बताई जैसे जैसे करते गए। हालांकि कई बार डाउट आता था कि पता नहीं सर बोल रहे हैं कि जो है क्लासेस से हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ना, पीडीएफ नहीं मिल रही थी वैसे भर भर के। तो सर वो, लेकिन फिर ये भरोसा था, क्योंकि जो है
प्री में वो चीज़ आ रही थी और मैं खुद देख रहा था कि इम्प्रूवमेंट हो रहा, मेरा एस्से थोड़ा बेटर हो रहा है, मैं फ्रेमिंग अच्छी कर पा रहा हूँ। और मैंने मेंस लिख रखा है, एस्से मैं लिखना जानता हूँ, मुझे लगता था, लेकिन जब सर ने सिखाया तो लगा अच्छा ये होता है ऐसे। तो फिर पहले मुझे लगता कंक्लूज़न, ठीक है कंक्लूज़न का मतलब लिख दो कुछ भी। तो सर ने बताया नहीं, कंक्लूज़न का मतलब होता है कि भाई आप उस चीज़ का जो है एक निचोड़ निकालिए और एक वे फॉरवर्ड दीजिए कि भविष्य को जो है लेके हो, थोड़ा सा पॉजिटिव हो, क्योंकि आप ऐसी पोस्ट पे जाएंगे वहाँ पे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नीरस हों, जिनके पास समाधान ना हो। तो वो सारी चीज़ें फिर फॉलो करी, फिर धीरे धीरे जो है, शुरू में कॉन्फिडेंस तो नहीं था, बाद में भी नहीं था, बट ये था कि चलो लिख के आते हैं, सर का प्रोसेस है फॉलो कर लेते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सर डर इसमें ये होता है कि सुनो कि 6 साल से कोई तैयारी कर रहा है, 8 साल से कर रहा है, वो हिंदी माध्यम का है और उत्कृष्ट हिंदी लिखनी है, बट वही है कि सर की बात मानो और करो। मेन चीज़ है कि करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा और भरोसा रखना पड़ेगा। क्योंकि सर जैसे गद्यांश वगैरह आप बताते थे, तो प्रैक्टिस मैंने करी और कई बार करी। जैसे आपने बोला 3 बार करो, तो मैंने 3 बार करी और वो इम्प्रूवमेंट दिख रहा था सर, वो इम्प्रूवमेंट दिख रहा, तो फिर थोड़ा थोड़ा सा लगा कि हाँ चीज़ें हो सकती हैं। फिर मैं बाकी सर रिजल्ट है। रिजल्ट है, बाकी तो रिजल्ट है। अच्छा, ये वाकई ये जब आए हमारे सामने तो ये वाकई कम उम्र में, हाँ, ये सफलता मिली। और ये चेहरे पे भी दाढ़ी भले बढ़ाएं लेकिन उम्र तो दिख ना रही है, फिर भी ये ईश्वर की कृपा है और इनकी मेहनत है, लगन है। उन्होंने बताया शुरू में जो कि हिंदी में कमजोरी थी और उसके बाद उन्होंने इम्प्रूव किया। तो दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जिसको हिंदी ना आ सके। मैं सच कहता हूँ, आप लाख अंग्रेजी माध्यम हम कहते हैं, आप उड़िया अरबी और फारसी हो जाएं, आप फिर भी चले आइए तो हम बैठा लेंगे और बैठेंगे, बतियाया जाएगा तो हिंदी आ जाएगी। भाषा चीज़ ही ऐसी है कि जिसको कठिनाई से नहीं समझना है, वो भीतर भाव की चीज़ है, वो एक्सप्रेशन है आपके। आप बोलते हैं, आप सोचते हैं भाषा में, तो भाषा कैसे कठिन हो सकती है। हाँ, लेकिन आप ये चाहें कि मास्टर साहब कोई गोली बना के खिला दें, आ गई हिंदी, ये नहीं होगा। हाँ, ना हम पीडीएफ बना बना के आपको बार बार ढेला देंगे जैसे। हाँ, हमने तो एक दोहा भी बनाया था, पीडीएफ सब करे, पीडीएफ पढ़े ना कोई, और जे कोई पीडीएफ पढ़े तो हाँ दुख काहे को होए। अगर आप वो पढ़ने का भाव आपके भीतर आ जाए तो फिर दुख नहीं होगा। तो असली मामला बस यही है कि पढ़िए और बढ़िए, इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। और जो कि शुभम की मेहनत से लगता भी है। उन्होंने कहा सर मतलब हो जाएगा, ऐसा भरोसा नहीं हुआ। तो हमें लगा कि हम इनसे और अंदर से जा के पूछें। तो निबंध लिखने की जो तुम्हारी रणनीति, मैं चाहता हूँ कि लोग जाने, वो कि तनिक शर्मा के बता रहे हैं, लेकिन निबंध लिखने की इनकी तकनीकी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में इन्होंने मेहनत की। जो हमारे छात्र हैं वो जान जाएंगे कि ये कितनी उतर के गए हैं। ये जो निबंध की शुरुआत और ये सब चीज़ें हैं, उनको अभी जो तुम डिस्कस कर रहे थे। हाँ सर निबंध में ये था कि आपने 2-3 तरीके बताए थे कि हमको जो है थोड़ा सा, क्योंकि निबंध जो भी पढ़ेगा तो शुरुआत में पढ़ता है कि भाई उसको इंटरेस्ट आए, तो इंटरेस्ट आएगा कैसे। तो पहले तो मैं वही पुरानी चीज़ें थी कि भाई जैसे आया शुरू कर दिया, टॉपिक से कोई कोट उठाई। लेकिन आपने जो है वो जो तरीका बताया कि भाई हमको निबंध लिखने तरीके ढूंढने हैं। एक तरीका विरोधाभास का बताया आपने, एक बताया कि कुछ डेटा ऐसा डालना है, कुछ ऐसे आंकड़े लिखने हैं जिससे जो परीक्षक है वो आकर्षित हो, पढ़े कि भाई क्या है क्या है। और एक तरीका आपने कहानी वाला बताया था और एक कोट वाला बताया था। तो फिर मैंने कहानी, क्योंकि मैं बना नहीं पा रहा था, आपने बोला कि भाई जो आप बना पावे वही। हाँ बना पावे वही, तो मैंने देखी 1-2 बार, तो मुझे लगा कि मज़ा नहीं आ रही है। हाँ, तो फिर मैंने कहा ये नहीं है मेरा। फिर मैंने देखा क्या, फिर विरोधाभास देखा, मुझे लगा ये अच्छा बना सकता हूँ। तो इस पे जैसे महिलाओं पे जो है एक अभी पीसीएस मेंस में आया था, तो उसमें ये था कि जो है भाई जो भारतीय नारी 21वीं सदी में यथार्थ और जो है कल्पना और यथार्थ पे था। तो फिर मुझे लगा क्या करें, तो फिर मुझे ऑपरेशन सिंदूर का याद आया। तो मैंने वहाँ से शुरू किया कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी जो महिलाएं थीं, जिनका नाम जो है व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी था, वो लोग जब प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी, उस 15 मिनट की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ही फिर मैंने उसको जोड़ा एनसीआरबी के डेटा के साथ, कि एनसीआरबी का डेटा कहता है कि प्रति 15 मिनट में हमारे देश में एक महिला बलात्कार का शिकार होती है। तो मैंने उसी को जो दिखाया कि एक तरफ हमारी कल्पना है और दूसरी तरफ हमारा यथार्थ भी है। तो इससे मैंने जोड़ते हुए निबंध की शुरुआत करी और इसी तरह बाकी निबंधों पे भी मैं कहता। और ये आई कला कहाँ से, ये सर ने सिखाई कि भाई कुछ तो इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। और मतलब आ जाता है, मतलब पहले नहीं आती थी ये सारी चीज़ सर, अब आ जाती हैं। अचानक कोई भी निबंध आएगा तो मुझे क्रिएटिविटी आ जाएगी, अच्छा यहाँ से हम इसको जोड़ सकते हैं,
अच्छा ये विरोधाभास ला सकते हैं, ये डेटा ला सकते ये जो बात मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं नहीं सिखाता, आप सीखते हैं। हम आपको बताते हैं, आपसे कहते हैं ये करिए। अगर आप वो करेंगे तो अब तक आपने जितने इंटरव्यूज देखे होंगे सब तो देखा ही होगा कि भाई हिंदी तो फैक्चुअल है भाई, वो आएगा, वो ग्रामर लिख देनी है, वो सब लिख देना है। निबंध हवाबाजी है हवाबाजी। हाँ, पता नहीं लगता कहाँ शुरू करें। ये जितने छात्र होंगे इनको निबंध लिखने में मजा आने लगा, आधा ही मजा। हैं। बिल्कुल सर, निबंध लिखने में मजा आता है। और मैंने सर मैं बताऊं ये चीज़ 2024 में मैंने मेंस में निबंध इंग्लिश में लिखा था, लेकिन मुझे वहाँ मज़ा नहीं आ रही थी। तो क्योंकि मज़ा ही नहीं आ रही थी तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है। इस बार मज़ा आ रही थी और इतना मज़ा, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने हिंदी में ही निबंध लिखे। और सर ने एक पैमाना बताया कि भाई निबंध अच्छा क्या है। निबंध वही अच्छा है जो आपको पढ़ने में भी मज़ा आए। आप तो मुझे अब जो अपने निबंध पढ़ने में भी मज़ा आती है, तो मुझे लगता है ये अच्छा, मुझे मज़ा आ रही तो यानी एग्जामिनर को भी आएगी। मजा आती नहीं, मजा आता है। मज़ा आता है। असल में ये लखनऊ और इर्द गिर्द की बड़ी गड़बड़ है। हाँ, लखनऊ इर्द गिर्द के आसपास सब मज़ा आती है। और इवन पानी आ गया नहीं, जैसे पानी आ गया तो बोलेंगे पानी आ गई, तो मतलब बातचीत में मास्टर साहब का सुधार चलता रहेगा। तो ये क्षेत्रीय प्रभाव है, तो लिखने में मज़ा आता है। तो ये जो बात आपने अभी समझी, आप समझिए कि हो सकता है जब मैं निबंध पढ़ाता हूँ तो मैं आपको तरीके बता देता हूँ, और जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया वो मैंने कभी नहीं लिखाया, बस मैंने तरीका दिया कि कंट्राडिक्शन कैसे क्रिएट करना है, इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है। शुरुआत ही सबसे ज़बरदस्त चीज़ होती है जो निबंध परीक्षक पर प्रभाव डालती है। और आपने देखा कि वो कैसे उस कल्पना और यथार्थ के लिए गजब इमेजिनेशन जोड़ करके कंट्राडिक्शन बनाया। मतलब ये वाली इस पर सुन के मैं आनंदित हो गया कि मतलब हमारा निबंध लिखाना सार्थक है जो इस तरह का इन्होंने प्रयोग किया। तो आपको भी बस इतना समझ लेना है कि हिंदी में कोई गोली नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई चूरन नहीं है मेरे पास जो मैं आपको खिला दूंगा तो आपका काम हो जाएगा। आपको घिसना पड़ेगा, आपको कलम चलानी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा। जो कहा जाए वो कर लीजिए, फिर आपका भी अनुभव शानदार हो जाएगा। अब आप खाली बातें करें, मासा प्लानिंग बता दीजिए, प्लानिंग से कुछ नहीं होता। प्लानिंग बस इतना है कि जो कहा जाए उसको कर डालिए, बस यही प्लानिंग है। तो अगर आप ये आनंद जीना चाहते हैं और जैसे शुभम आज बैठ के अपना किस्सा कह रहे हैं आप भी सुनाना चाहते हैं, तो पढ़िए, जूझिए, करिए, निस्संदेह हो करके रहेगा। तो इस आखिरी नोट पर मैं चाहता हूँ कि अगर आपके मन में कोई भाव हो और किसी और के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का भाव हो तो ज़रूर उसके बारे में 2 शब्द ज़रूर बोलें, घर परिवार के बारे में बोलें। सर सबसे पहले तो मैं अपना धन्यवाद मेरे माता पिता जी को देना चाहूँगा जिन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया। कई बार जब मैं फ़ेल हुआ, परेशान हुआ, तो उन्होंने यही कहा, बेटा हम हैं साथ आपके, आप परेशान मत हो, 1 साल लगे 2 साल लगे जितना पैसा लगेगा लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता का धन्यवाद देना चाहूँगा। फिर मेरा छोटा भाई है हर्ष वर्मा और मेरी छोटी बहन वैशाली वर्मा, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं रहती कि घर में सब्जी आएगी, कौन लाएगा, पापा या छोटा भाई लेके आ रहे हैं, इसलिए वो मुझे फ्रीडम मिली कि मैं कुछ बेटर कर पाऊँ। इसके बाद मेरे जो गुरुजन हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, ख़ास करके मेरे आदिल सर हैं, उनके मूल्य जो है कुछ ऐसे रहे हैं जी। हाँ सर, 10th मैं जब 8th क्लास में था तो वो मैथ्स पढ़ाते थे, तो हाँ, तो उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा मेरे एक सीनियर हैं विपुल सिंह सर, तो हम लोग उनको इलाहाबाद में कल्चर है सर बोलने का, जो भी सीनियर होता है तो उनका जो है सपोर्ट बहुत रहता है। वो हर समय गाइड करते हैं। कई बार जो है फेलियर्स आए तो भी उन्होंने कहा नहीं शुभम यू कैन डू इट, कर सकते हो। और इसके बाद जो है मेरे मित्र हैं भानु प्रताप सिंह, सचिन दिवाकर और भी कई मित्र हैं, उन सब का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में सर आप तो मतलब सिलेक्शन जो हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि मुझे खुद नहीं यकीन था, मैं सच बताऊं। बाकी पीसीएस वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहा था, वहाँ तो था कि मैं कर ले जाऊंगा, लेकिन हिंदी इसमें इतनी ज़्यादा थी कि मैं भरोसा नहीं कर पा रहा था। तो उसमें हिंदी का काम आपने सर कर दिया, बस किया मैंने है, बस करवा आपने दिया कि बेटा कर दो। तो जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही तमाम सारे कहानियों और सितारों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे और ये प्रक्रिया अनवरत चलने वाली है, लंबी चलने वाली है। तो करते हैं आज के इस एपिसोड को इसी नोट पर यहीं ख़त्म। मुलाकात करते हैं अगले किसी और एपिसोड में हम, तब तक के लिए जय हिंद।